जय हिंद फ्रेंड। एक बहुत बड़ा अतीत जो पीछे बीत चुका है उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, ये सच है कि हम गुलाम थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2047 आते आते हम अपनी आने वाली जनरेशन को यह भूल जाने पर पूरी तरीके से प्रेरित करेंगे कि हम कभी गुलाम थे। लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें यह आवश्यक है कि आप गुलाम थे तो गुलाम कैसे हुए, किन गलतियों के कारण हुए और कब हुए, किस तरीके से हुए, यह पूरा समझना आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जहां से प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर, इवन इंटरव्यू के अंदर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। इस पूरे लेक्चर में हम एक इंट्रो आपको देंगे कि भारत में ब्रिटिश एम्पायर कैसे स्टैब्लिश होती है, क्या उन्होंने किया, किस प्रकार से उन्होंने देखते ही देखते हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। इसका एक इंट्रो हम आपको देने जा रहे हैं और उसके बाद आपको एक एक करके सारे मुद्दों पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए और ये समझिए कि इस मैप के अंदर जो आपको ये पूरा का पूरा येलो वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जहां जहां पर मैप में आपको पीला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पीले कलर से जो आप देख सकते हैं पूरा आपको यहां से असम से लेकर के पूरा ये त्रिपुरा, ये ढाका, यानी कि पूरा बांग्लादेश का एरिया, पूरा ये यूनाइटेड प्रोविंस जिसे आप उत्तर प्रदेश कहेंगे, रामपुर होते हुए आप देख सकते हैं कि ये हम जो पंजाब, जो हरियाणा आज का वर्तमान है, ये पूरा हरियाणा पंजाब से इंक्लूड करते हुए पाकिस्तान के लाहौर को पार करके हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक इधर पहुंचते हैं और इधर बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कवर होता है, इधर ये पूरा पीला वाला हिस्सा, ये सब कुछ ब्रिटिश इंडिया है। यानी कि इस भारत पर अंग्रेजों का कंट्रोल था, पूरी तरीके से अंग्रेजों ने इसे अपने कंट्रोल में ले रखा था। ये प्री इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूं, स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहा हूं, ये पीला वाला हिस्सा पूरा। और आपको ये समझना चाहिए कि बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव एरिया है। यहां पर गंगा और यमुना का ये पूरा प्लेन है जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अपने टॉप पर होगा, हाईली रिच एरिया होगा। अकेले बंगाल की हम बात करें तो बंगाल की तुलना हम किसी भी यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ऊपर कर सकते हैं। जो यूरोप के देश हैं उनसे कई गुना ज्यादा समृद्ध अकेले बंगाल हुआ करता था। इसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा ये मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ साथ आप देख सकते हैं बिल्कुल साउथ कन्याकुमारी तक आप देख सकते हैं। यहां पर ये अंग्रेजों का डोमिनेंस और कंट्रोल था। सेंट्रल प्रोविंस जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, वो पूरा कंट्रोल में दिखाई देता है। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी पूरी दिखाई देती है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बाद ये बिल्कुल गोवा के पास तक आप देख सकते हैं, कोल्हापुर, ये सब कुछ ये कंट्रोल में दिखाई देता है किसके? अंग्रेजों के। और ये जो रेड और पर्पल आपको दिखाई दे रहा है, पर्पल कहना ज्यादा ठीक है, तो जो पर्पल वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये पर्पल एरिया जो है ये प्रिंसली स्टेट है। क्या भाई? देशी रियासतें हैं। लेकिन देशी रियासतों के साथ अंग्रेजों का जो अलायंस था, आप ये कह सकते हैं जो एग्रीमेंट था, वो ये था कि देशी रियासतें ब्रिटिश हुकूमत का विरोध नहीं करेंगी। मैक्सिमम देशी रियासतें सब्सिडियरी अलायंस को एडॉप्ट कर चुकी थी। ऐसी कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कमोबेश पूरे भारत पर कंट्रोल किसका था? अंग्रेजों का था। तो समझना इस बात को है कि किस प्रकार से देखते ही देखते एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड अफेयर के नाम पर भारत में आती है, कारपोरेट अफेयर के नाम पर भारत में आती है, वो देखते ही देखते भारत के इतने बड़े हिस्से को कैसे अपने कंट्रोल में लेकर के एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर देती है। इस पॉइंट को समझने के लिए यह वीडियो आपके लिए एक इंट्रो का काम करेगा। मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि उस समय जो मैप था वो किस तरीके से था और इस मैप के अंदर क्या क्या लोकेशन कहां कहां पर थी। क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट को तो आपके सामने जो शब्द आएंगे वहां पर ये लोकेशन बहुत मैटर करेगी। तो सबसे पहले मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं और उसे आप ध्यान से समझिएगा। एक एक करके अंग्रेज कैसे अपने कंट्रोल को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले उनका जो कंट्रोल हो रहा है वो दक्षिण भारत में हो रहा है और दक्षिण भारत में ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, मैं मार्कर रन कर रहा हूं, ये क्षेत्र को हम कर्नाटक कहते हैं और इस कर्नाटक के अंदर मद्रास का एक बहुत बड़ा रीजन यहां पर दिखाई देता है ट्रेडिंग पोर्ट के रूप में। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर हमने तो जो कर्नाटक को पढ़ा है, सर वो कर्नाटक तो यहां पर है। तो सर और मैं आपको बता दूं कि जो कर्नाटक यहां पर है, ये कर्नाटक तो आजादी के बहुत बाद में इसका नाम कर्नाटक पड़ा है। जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय इसका नाम मैसूर था। तो आप याद रखेंगे कि हमने आपके इस मैप पर दो अलग अलग मार्क किए हैं। यदि आप ठीक से समझें तो ये जो नीली लाइन के साथ मैं मार्क कर रहा हूं, ये टेरिटरी मैसूर कहलाती थी और इसके जस्ट साइड में
जो टेरिटरी है वो कर्नाटिक कहलाती थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेजों के समय, फ्रांसीसियों के समय जो कर्नाटिक है वो ये वाला कर्नाटिक है जिसका ट्रेडिंग पोर्ट मद्रास अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले वो कर्नाटिक में अपना डोमिनेंस क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद वो मैसूर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच में उनको लगेगा कि यदि जीतना ही है तो सबसे पहले बंगाल को जीतें, क्योंकि बंगाल का खजाना बिल्कुल भरा पड़ा है, और कलकत्ता पर अपना कंट्रोल करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से जरा कलकत्ता की लोकेशन को देखते हुए समझेंगे कि जहां मैं मार्कर रन कर रहा हूं ये पूरी की पूरी टेरिटरी बंगाल कहलाती थी, और बंगाल की इतनी बड़ी टेरिटरी पर अंग्रेजों का जब कंट्रोल होगा तो यहां से खजाना भर भर के आएगा, और इसी भरे हुए खजाने के प्रयोग से अपनी मिलिट्री को मजबूत करते हुए वो सारा का सारा जो पावर है वो एम्पायर के अंदर यहां पर इन्वॉल्व करेंगे और कर्नाटक में अपनी जीत हासिल करेंगे। तो ये बंगाल हो गया, ये कर्नाटक हो गया, ये मैसूर हो गया। यहीं पर साथियों समझेंगे कि ये निजाम ऑफ हैदराबाद, मतलब ये हैदराबाद की निजामत है, इस टेरिटरी को हम हैदराबाद कह रहे हैं। और इसके बाद जो सबसे अहम हिस्सा है उसको देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि आपने मराठों को समझा तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक टाइम था 1761 में जब ये एक कंट्राडिक्टरी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि मराठा, ब्रिटिश, अफगानी या फ्रेंच कौन भारत पर रूल करेगा। और यहां से जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है तो क्लियर हो जाता है कि मराठे भारत पर रूल तो नहीं करेंगे, अफगानी उनसे ज्यादा पावरफुल हैं। अब बात देखनी कि ब्रिटिशर्स ने कैसे मराठा को टेक ओवर किया। तो ये समझिएगा, ये पूरा का पूरा जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर, ये पूरा का पूरा एरिया देखिए लिखा हुआ है मराठा कॉन्फेडरेसी। डोंट बी फॉरगेट दैट ग्वालियर, नागपुर, बेरार, सूरत, बड़ौदा, ये सारा का सारा एरिया आपको कहां पर दिखाई दे रहा है साहब? बॉम्बे, ये सब दिखाई दे रहा है कहां पर? मराठा। बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ी कॉन्फेडरेसी है, यानी कि आजादी से पहले गुजरात राज्य जैसी कोई राज्य नहीं थी, ये पूरा मराठा कॉन्फेडरेसी था। ऊपर चलते हैं साहब, इसी मैप को हम यहां पर दिखा सकते हैं आपको बड़े हिस्से में। ये पूरा पंजाब का एरिया दिखाई देता है, ये रोहिलखंड जो बरेली वाला, उत्तर प्रदेश के बरेली वाला एरिया है, ये दिखाई देता है। लखनऊ, अवध, बिहार, पटना, ग्वालियर, ये आपको समझ आ रहा है। और इसके बाद इसी मैप को हम लोग एक बार फिर से समझेंगे तो यहां पर हमने आपको क्लियर बता दिया है कि ये कर्नाटक, मैसूर, निजाम, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। तो इस पूरे एरिया पर अंग्रेजों ने कैसे अपने आप को कंट्रोल बनाया और अपना डेवलपमेंट किया, उसको समझने के लिए आपको इतनी बातों को समझना है जो आपके सामने यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इन्हीं बातों को समझते समय आपको इनके बीच में हुए युद्ध और इनके साथ हुई संधियां, उनका डेट, उनका ईयर और उनका कंक्लूजन याद रखना है। और उसी कंक्लूजन और डेट से आपके परीक्षाओं में क्रोनोलॉजी के सवाल, उनके बीच के स्टेटमेंट और असर्शन रीजन के सवाल, ये सारे निकल करके आते हैं। और यकीन मानिए इस लेक्चर को समझने के बाद और इसके कॉन्जुगेटिव लेक्चर्स को पढ़ने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में किसी भी लेवल पर आईएएस प्रीलिम्स, आईएएस मेंस, पीसीएस प्रीलिम्स, पीसीएस मेंस या आरओ प्रीलिम्स और आरओ मेंस के लेवल पर आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। इट्स माय पर्सनल गारंटी टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इस लेक्चर को क्रिएट करने में हमने उन सारे सोर्सेस पर काम किया है जो आपके लिए रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट मी टेल यू दैट कि जब अंग्रेज आते हैं भारत में तो आपको पता है कि वो औरंगजेब की मरने के बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद उन्हें एक मौका मिलता है। चूंकि मुगलिया सल्तनत बिल्कुल टूट चुकी रहती है, इस बात को आप समझ चुके हैं। मुगलिया सल्तनत के टूटने के बाद उनको मौका मिलता है कि जहां पर भी पावर हमको एम्पायर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा हम वहां पर एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एक खास बात यह थी कि उन्होंने एक साथ पूरे भारत को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। ये स्ट्रैटेजी होती है, यदि रोटी बहुत गर्म हो तो उसे बीच में से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भाप से उंगलियां जल जाएंगी। किनारे किनारे से तोड़ना शुरू करो, ऑटोमेटिक आप रोटी पूरी तोड़ डालेंगे और उंगलियां भी नहीं जलेंगी। अंग्रेजों ने बिल्कुल वही काम किया। देखिए समझिएगा, सबसे पहले वो भारत पर कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल दक्षिण भारत से सबसे पहले कर्नाटक पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं। और कर्नाटक में जो उनका कंट्रोल होता है, इसमें उनको मुख्यतः लड़ना पड़ता है फ्रांसीसियों से। इसे हम लोग कहते हैं द कर्नाटक वार्स और एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, यानी कि जो अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ राइवलरी है उसे हम कर्नाटक वार नाम देते हैं। कुल 3 बार कर्नाटक वार लड़ा जाएगा और इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब वो कर्नाटक को जीत रहे होंगे तो उनको एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा बंगाल को जीतने का। तो साथियों, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के माध्यम से वो बंगाल को जीतेंगे। ठीक है,
किस प्रकार से बैटल ऑफ प्लासी और किस प्रकार से बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया, हम लोग इसे डिटेल में एक पूरे चैप्टर के रूप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी अहम मुद्दा होता है आपकी परीक्षा में। जब बंगाल वो जीत लेंगे और यहां से ढेर सारा पैसा आने लगेगा, कर्नाटक जीत लेंगे, यहां से पैसा मिल रहा है, तो एक बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव रीजन जो मैसूर का है, हैदर अली और टीपू सुल्तान जिस पर रूल कर रहे थे, उस टेरिटरी को भी अंग्रेज कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार से वो मैसूर के साथ युद्ध लड़ेंगे, जिसे हम लोग नाम देंगे एंग्लो मैसूर वार। और कुल 4 युद्ध लड़े जाएंगे और चौथे में टीपू सुल्तान की डेथ होगी और उसके बाद अंग्रेजों के कंट्रोल में ये वाला आ जाएगा। इसे भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे चारों युद्ध के साथ। सब्सिडियरी अलायंस की बात होगी, जिन टेरिटरीज को अंग्रेज युद्ध जीत करके नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, उनके साथ लॉर्ड वेलेस्ली जैसा गवर्नर जनरल क्या कहेगा कि आप हमारे साथ एक सहायक संधि कर लो, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं और आप हमारे साथ बने रहो। सब्सिडियरी अलायंस के माध्यम से बहुत सारे राज्य भारत के ब्रिटिश इंडिया में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात क्या होगी, इसके बाद बात होगी मराठों की। मराठों के साथ इनके कुल 3 युद्ध होंगे, जिसमें आपस में फूट डाल करके मराठा सरदारों को पेशवा बनाने की लालच दे करके मराठा साम्राज्य के खजाने पर जो अंग्रेजों की नजर टिकी थी, उसको यूज करते हुए मराठों को डिफीट करेंगे और 1818 आते आते मराठा कॉन्फेडरेसी पर पूरा कंट्रोल किसका होगा, अंग्रेजों का होगा। ये सब करने के लिए उनको 3 बार युद्ध लड़ना पड़ेगा अंग्रेजों के साथ, जिसे हम लोग क्या करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो कुछ बच जाएगा वो 1848 आते आते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से लॉर्ड वेलेस्ली, माफ करिएगा, लॉर्ड डलहौजी क्या करेगा, हड़प निधि के माध्यम से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बना करके उन राज्यों को भी ब्रिटिश इंडिया में शामिल करेगा जो अभी बाकी रह गए थे। और इसके बाद जो पंजाब की हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल रीजन, उसको 2 युद्ध लड़ करके सिखों के साथ अंग्रेज अपने ब्रिटिश इंडिया में उसको समाहित कर लेंगे। और हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि सर 1856 आते आते 1856 आते आते अंग्रेजों के कंट्रोल में कमोबेश पूरा ही भारत शामिल हो गया था। मैंने आपको मैप दिखाया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो देशी रियासतें हैं, उन रियासतों को हम छोड़ दें, लेकिन छोड़ने की शर्त सिर्फ यह है कि वो देशी रियासतें अंग्रेजों के साथ जो एग्रीमेंट करेंगी उसमें ये क्लियर होगा कि वो देशी रियासतें अंग्रेजों के बियॉन्ड जाकर के कोई समझौता नहीं कर पाएंगी, उन्हें अंग्रेजों के अधीन ही रहना पड़ेगा। यानी कि इनडायरेक्टली देशी रियासतों पर कंट्रोल किसका होगा, ब्रिटिश का होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और 1856 आते आते लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उन सभी हिस्सों पर अपना कंट्रोल कर लिया था जो मैंने आपको मैप में दिखाया, और उसे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सारे युद्धों का सहारा लिया था। तो यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या होता है साहब, एक बड़ा विद्रोह होता है जिसे आप कहते हैं 1857 का विद्रोह, और उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है जिसे आप आगे की वीडियो में आराम से पढ़ सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को हटा करके किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक कॉलोनी बनाया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसे आप इजीली इसी एप्लीकेशन पर आगे जाकर के पढ़ें और एंजॉय करें। लेकिन अब ये जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, इसके लिए आपको सेपरेटली जो वीडियो पढ़ने हैं वो आप आराम से इसी एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और अगेन आई रिपीट कि ये सारा पढ़ने के बाद दिस इज माय पर्सनल गारंटी टू ऑल ऑफ यू दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। खत्म क्यों नहीं होती साहब? खत्म इसलिए नहीं होती है कि ये तो इंटरनल प्रॉब्लम थी इंडिया के अंदर, जो अंग्रेजों को लड़ना था जिनसे, उनसे वो लड़ते रहे। बट अंग्रेजों के साथ एक और समस्या आई भारत में कि जो भारत के पड़ोसी राज्य थे, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ नेपाल, एक तरफ बर्मा, इनको भी तो कंट्रोल में अपने लेना था। इसके लिए अंग्रेजों ने एंग्लो अफगान वार, एंग्लो नेपाल वार, एंग्लो बर्मीज वार, 3 ये युद्ध लड़ा। यहां से सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा पॉइंट आपको और समझना होगा। क्या समझना होगा साहब? कि जो यूरोपियन राइवलरीज थी, या आप ये कह सकते हैं कि जो यूरोपियन एनिमिटीज थी, जो अंग्रेजों के दूसरे जो यूरोपियन दुश्मन थे, जिसमें फ्रांसीसी थे, पुर्तगीज थे और डच थे, इन्हें सप्रेस करना पड़ेगा। तो अब यदि ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट को आपको समझना है तो आपको अंग्रेजों के साथ लड़े गए सभी युद्धों को समझना पड़ेगा जो अंग्रेजों ने अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए भारत में लड़ा। किसके साथ? एक तो विदेशी शक्तियों के साथ जिसमें फ्रांसीसी हैं, पुर्तगीज हैं और डच हैं।
देशी शक्तियों की हमने बात किया तो कर्नाटिक वार, बंगाल कॉन्क्वेस्ट आप पढ़ेंगे, मराठा पढ़ेंगे, मैसूर पढ़ेंगे। यदि हम ट्रीटीज की बात करेंगे तो उसमें आपको सब्सिडियरी अलायंस पढ़ना है, उसमें आपको जो डलहौजी की हड़प नीति है वो पढ़ना है। और यदि हम एडजेसेंट या नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे तो अफगान पढ़ना है, नेपाल पढ़ना है और बर्मा पढ़ना है। तो ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। बस आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इसे पढ़ने के बाद अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, आंसर राइटिंग करें, और यदि कहीं कोई समस्या होती है तो एक बार मुझे मैसेज जरूर करें कि सर क्या समस्या आ रही है। ठीक है, एक एक करके सारा कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस हो रहा है। आप आराम से पढ़िए और एंजॉय करिए, और कोई भी समस्या हो बिना किसी समस्या के आप मुझे डायरेक्टली मैसेज और फोन करते रहें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।